बहल सर, मैं इस सेगमेंट में आपसे चर्चा को लेकर आ रही हूँ कि ये पेंडोरा बॉक्स खोलने के जैसा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। क्या चीन केवल देखता रहेगा या वाकई में वो भी इस जंग में कूदेगा? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। चीन की 2021 में इनके साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन थी। 13% के करीब ऑयल वो इनसे लेता था, लेकिन आप देखिए कुछ महीने पहले से उसने उनसे ऑयल लेना कम कर दिया है। अब सिर्फ 7,40,000 बैरल पर डे ले रहा है। और ये कहां से ले रहा है? बाकी वो ले रहा है कतर से और सऊदी अरेबिया से। धीरे धीरे उसने अपनी डिपेंडेंस ईरान के ऊपर कम कर दी है। तीसरी चीज आती है कि जो ईरान के साथ उसकी अपने कोऑपरेशन है, जहां पे वो डिफेंस कंपोनेंट्स भी देता है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 2023 में वो लेके आया था, और साथ ही में और उनको लेके आया था समझौता करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। तो ये किसने कराई थी मध्यस्थता? ये चीन ने कराई थी। चीन अपने आप को दिखाना चाहता था कि मिडिल ईस्ट के अंदर वो भी एक बहुत बड़ी पावर है। वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं एंटी यूएस एंड एंटी वेस्टर्न अलायंसेस के। वो चाहते हैं उनको हटा के चीन उभर के एक ऐसा देश बने जो कि सबको नजर आए कि ये एक स्टेबल देश है जिसकी हम मदद कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मैं आपसे इसी में पूछना चाहती हूँ कि क्या ईरान एक न्यूक्लियर पावर नेशन बने? क्या चीन इसका समर्थन करता है या नहीं? देखिए, चीन किसी का भी समर्थन नहीं करता जो न्यूक्लियर पावर बने। ये अलग बात है कि उनको सपोर्ट करता है, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और ये भी कहा जाता था कि पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर वेपन तो एक्चुअली चीन के अंदर ही एक्सप्लोड हुआ था। तो अमेरिका का प्रॉब्लम यह था कि पिछले सेंचुरी के अंदर, पिछले सेंचुरी में, जो लेट 20th सेंचुरी में इतने युद्धों में वो चला गया, चाहे वो इराक का था, चाहे वो अफगानिस्तान का था, चाहे कोसोवो का था, इतने युद्धों में चला गया कि उसकी जो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, हालांकि सबसे बड़ी है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती गई। और ये टाइम चीन ने इस्तेमाल किया अपनी स्ट्रेंथ बनाने का और एक ग्लोबल इमेज बनाने का कि देखिए अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है और अमेरिका की अपनी कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती हैं। अब मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि जो रशिया है, रशिया का भी एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप है ईरान के साथ। वो इसी साल जैन 2025 में हुई थी। ईरान ने इनको ड्रोन्स दिए थे इस युद्ध के अंदर, रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर, और साथ में दी थी कि क्या कैपेबिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग किया उसके अंदर उसको मदद किया था। और रशिया का भी अब ड्यूटी बनती है कि उनकी मदद करे, तो वो उनको डिप्लोमेटिकली, जैसे चीन भी, पर मैं ये कहूंगा कि चीन की जो है बहुत ही म्यूटेड रिस्पॉन्स है। ये वो रिस्पॉन्स नहीं है कि अगर विश्व का सबसे सेकंड पावरफुल नेशन की जो होनी चाहिए वैसी नहीं है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि दोनों वो जंग नहीं लड़ने जा रहा, वो जंग इनके लिए नहीं लड़ेगा, इनको डिफेंस कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट देगा। रशिया के बारे में मैं एक चीज और रशिया के बारे में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि रशिया को मदद की थी तो रशिया इनकी भी एयर डिफेंस और दूसरी सिस्टम में मदद करेगा, लेकिन रशिया खुद इतने इन्वॉल्व है इस समय रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, जो कि बहुत ही तीव्र हो गया है, कि वो अपनी फिजिकल मदद इनकी नहीं कर सकता, खुद अपना वहां पे पोजीशन नहीं कर सकता फोर्सेस को। तो कहीं ना कहीं ईरान जो है इस समय पूरे विश्व में अकेला हो गया। अपनी लड़ाई ईरान को खुद लड़नी पड़ेगी। यूएनएससी में ईरान के राजदूत की तरफ से एक बड़ा बयान भी आया है जो ये दिखाता है ईरान अमेरिका के हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरान के राजदूत ने यूएनएससी में कहा कि हम क्या जवाब देंगे इसका फैसला हमारी सेना करेगी। ईरान पर पहले भी हमले हुए हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बार दुनिया को ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। The timing, nature and the scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. Throughout history, the resilient and united Iranian nation has withstood deeper wounded and faced more vicious enemies, and this time too. It will show its dignity, strength, and greatness to the world. Over the past 10 days, the Israeli barbaric assault, the international bodies, including the UN Security Council and the International Atomic Energy Agency, have been provided with all the necessary information and warning. Yet, they have proven once again that the so-called 8 decades long quest to prevent war and aggression is hollow.
जो ईरान के राजदूत कह रहे हैं मेजर जनरल विशंबर दयाल, वो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। वो ये तो नहीं बताएंगे, ऑब्वियसली कोई भी राष्ट्र ये तो नहीं बताता है हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ करेगा जरूर अमेरिका के खिलाफ, ये तय है। देखिए, उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो क्यों करेगा। जो भी कुछ करेगा वो गल्फ कंट्रीज में उनके बेसिस हैं, उसके पास ऐसे सिस्टम्स नहीं है जो इतने एक्यूरेट हो। वहाँ कोलेटरल डैमेज होने का पक्का अंदेशा है। आप बहरीन में फायर करेंगे, जॉर्डन में, जिस भी अमेरिकन बेस पे फायर करेंगे, अगर वहाँ कोलेटरल डैमेज होता है तो वहाँ अरब वर्ल्ड में, जो आपके लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी है, और है, ऐसा नहीं है कि अरब वर्ल्ड में ईरान के प्रति सिंपैथी नहीं है। अरब वर्ल्ड में ईरान के प्रति एक सिंपैथी है कि ईरान के साथ अन्याय हो रहा है। अरब वर्ल्ड में दुनिया बोल रही है, उनके राजा नहीं बोल रहे, उनके लीडर्स नहीं बोल रहे, बिकॉज वो सब अमेरिकन प्रेशर में नहीं बोलते हैं। तो वो उसके पास बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन है किसी किस्म का। वो जो उसका थर्ड जो वो यूज़ करता है, जैसे हम सब कह रहे हैं भाई हिजबुल्लाह, हमास वगैरह, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखिए, मैं एक बात, हमारे दर्शक बहुत दिन से हमारे देश में एक चीज़ चल रही है कि हाउती जो है ना पूरे ईरानियन कंट्रोल, नहीं, हाउतीज बड़ा इंडिपेंडेंट से वो है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ईरानियन कंट्रोल, वो अपने ढंग से फैसला लेते हैं। वो भी इस लड़ाई में जो अमेरिकन जो कॉमर्शियल जहाज हैं, जो इस रेड सी के अंदर से उन एसेट्स पे वो कहीं फायर कर सकते हैं, कहीं उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ। लेकिन भला ये इसमें ईरान का होगा कि अमेरिका को थोड़े दिन भूल जाए, और जो लड़ाई उसकी है इजराइल के साथ, जब इजराइल में हाहाकार मचेगी ना, देखिए मैं एंटी इजराइल नहीं हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वहां। इजराइल हमारा बहुत टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है, बड़ी अच्छी हुआ है। हमें सिर्फ लड़ाई के जो दिखता है ना, जो लड़ाई में जो चल रहा है, उसमें किसको क्या करना चाहिए मैं वही बताता हूं। तो मेरा अपना आकलन ये है कि भाई अगर इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है तो एरिया डिस्टर्ब हुआ है। इस एरिया डिस्टर्ब से भारत जैसे मुल्क का नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हमारी लड़ाई गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत चीज़ों से है, तो हमें एक और लड़ाई का इनडायरेक्ट हमारे पे असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भाई जो इजराइल है, आखिर उसने अगर उसको अटैक करना था, अगर न्यूक्लियर उसकी प्रॉब्लम थी, इशू थी, तो वो तो रिजॉल्व हो सकती थी ना थ्रू नेगोशिएशन। तो लड़ाई बढ़ाई गई है ताकि दुनिया के अंदर एक, मैं कह रहा हूं अल्टीमेट एम, देखिए अमेरिका का अल्टीमेट दुश्मन कौन है ये दुनिया को मैं बताना चाहता हूं। अमेरिकन पूरी फिलॉसफी एंटी रशियन है। अमेरिका को पता है चाइना अगले 25 साल में कोई हथियार के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, किसी जंग में नहीं जाएगा। वो एक इकोनॉमिक पावर है और इकोनॉमिक पावर बनता रहेगा। वो उसकी सिर्फ इकोनॉमी को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सारी लड़ाई सोवियत यूनियन तोड़ने से लेके और ईरान तक सिर्फ और सिर्फ रशिया फोल्ड हो जाए, अल्टीमेटली ये रशिया के घर पहुंचेगी ये लड़ाई, ये मेरा मानना है। रशिया ने प्रीएम्प्ट किया, जब आप पोलैंड में आगे बैठ गए, जब आप बाल्टिक स्टेट्स में आगे बैठ गए, जब आप जॉर्जिया में भी अपना बेस बनाने लग गए, तो रशिया कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि पोलैंड और लेकिन अभी जैसे बहल सर कह रहे थे कि अभी ना रशिया इस जंग में जाने वाला नहीं जाएगा, रशिया अभी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा रशिया। लेकिन रशिया और एक्सेलरेट होती है, जाने दो। रशिया अपनी अब वो बंदी करेगा। रशिया जाएगा तो रशिया तो सिंपल कर सकता है ना, टैक्टिकल न्यूक्लियर डिप्लॉय कर दे ईरान के अंदर और कह दे भाई लड़ाई बंद करो मेरे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से। तो रशिया नेगोशिएटिंग, रशिया चाहेगा ये फैसला हो जाए, ये लड़ाई ना बढ़े, ये किसी तरह ट्रंप के थ्रू। अब ट्रंप ने कह दिया डन माय जॉब, ट्रंप इज लाइक दैट लीडर। तो भाई अब खुश हो जा, तूने ट्रंप किया, तुम ताली बजा ली यार, तूने लोगों से ताली बजवा ली, मिठाई खा ली, मेरे भाई अब बंद कर। दूसरों को क्यों मरवा रहे हो भाई? इसका ना तो अमेरिका पे कोई असर, देखो हमें पता होना, इस पर अमेरिका पे कोई असर नहीं है। इजराइल की इकोनॉमी पे असर होगा तो वो अमेरिका उसका भुगतान करता है। $4 बिलियन उसके जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स का जो बास्केट है ना अमेरिका की, उसमें बना के हथियार जमा कराने में इजरायली कंपनीज काम करती हैं। वो यहां बनता है, वहां जाके सेव होता है, दुनिया के अंदर वो जाता है, नाटो उसको यूज करता है। तो ना उसको इतना फर्क पड़ेगा ये भारत जैसे देशों पे और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर, जो हमारे साथ बाकी एशियन कंट्रीज हैं। मैक्सिमम प्रेशर इन्फ्लेशन का, मैक्सिमम प्रेशर जो है
पावर्टी का मैक्सिमम प्रेशर, प्राइस राइज का मैक्सिमम, देखो ना हमारी अच्छा, टूरिज्म पे रशिया कितना असर पड़ रहा है। रशिया का भी ये जो स्टेटमेंट है दत्ता सर, वो नीचे लगातार हम बता रहे हैं कि रशिया ये ट्रंप को या ये अमेरिका को कोई महान नहीं बना देगा। ये फैसला, ये जो उन्होंने फैसला लिया है, दुनिया को अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। यूएन एजेंसी व्यवहार में खोखली है और शक्तिहीन है, ये ईरान भी कह रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड आप जो कह रहे थे वो मैं अभी यहाँ रिकॉर्ड पे बोल नहीं सकती जी। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक मौकरी बन गया है। ये मतलब जिस एम से इसको खड़ा किया गया था वो एम इनके काबू का नहीं रहा। अभी सिर्फ वही जो 5 परमानेंट मेंबर है वही आपस में गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं और इतनी बड़ी दुनिया के अंदर और किसी का कोई से नहीं है। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी मौकरी है, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अभी परमानेंट मेंबर कौन हो, क्या हो, तो इसके लिए भारत भी मुहिम लड़ रहा है कि हमारा भी हक बनता है कि हम परमानेंट मेंबर बने। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी आबादी, अगर आप ऐसे मुल्क को जो राइजिंग इकॉनमी है वो मेंबर नहीं तो और कौन से मुल्क है? क्या मुकाबला है हमारा यहाँ? मान लो ग्रेट ब्रिटेन का, आज के दिन में मैं बात कर रहा हूँ, किसी जमाने में थी वो उसके राजे की हुकूमत थी, यहाँ रानी की हुकूमत होती थी। अभी जहाँ तक ये स्टेटमेंट्स हैं, आपने सुना होगा जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उसने बोला कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और बहुत सारे देश न्यूक्लियर बम देने को तैयार हैं। किसको? ईरान को, जिसके अंदर उसने नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया, अपना नाम नहीं लिया। उन्हें बोला वो देने को तैयार हैं कि अगर तुमको बम चाहिए हम दे देंगे। तो हाँ, उसका स्टेटमेंट है। तो मेरा मानना ये है कि आज के दिन में जो अभी स्टेटमेंट आया था कि यूनाइटेड नेशन में कि हमने अपनी फ़ौज को बोला है आप जिस प्रकार करना चाहते हैं अमेरिका को आप टारगेट चुने, मारे। यही स्टेटमेंट हमने दी थी। प्रधानमंत्री बोला मैंने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दिया, अपना प्लान करें और मारें। और वही है, अभी वो कहाँ मारेंगे, कैसे मारेंगे, मेरा मानना है 100% आने वाले कल हो सकता है, परसों, जब भी होगा, ईरान किसी ना किसी अमेरिकन एसेट को स्ट्राइक करेगा। इजराइल को तो कर ही रहा है वो, और वो इजराइल ट्राई कर रहा है कि इसके लॉन्चर्स को मैं तबाह करूं किस तरह से, क्योंकि 8000 के करीब अभी आंकलन है कि इनके पास मिसाइल पड़े हैं। किसके पास? ईरान के पास। लॉन्चर्स कम हैं। इजराइल कहता मैंने 50% एक लॉन्चर को तबाह करने की तस्वीर तो यही है ईरानी सैनिकों का। तो मेरा मानना है कि अगर ये लॉन्चर भी तबाह कर लेंगे, वो दोबारा लॉन्चर बना लेगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन काफी बड़ा मुल्क है, बहुत सारे एसेट है, बना लेगा वो। तो जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी ये। और रूस और चीन इस मामले में और नॉर्थ कोरिया, सुनो, जी। ये पक्का इनको हथियारों से मदद करेंगे, मिसाइलों से करेंगे, एंटी एयर कैपेबिलिटी इनकी देंगे। अब बूट्स ऑन ग्राउंड तो रशिया के पास भी इतने ट्रूप्स नहीं है, उसने नॉर्थ कोरिया से मांगे थे कुर्स्क के जंग के लिए, तो उसकी आज मैन पावर की कमी है। लेकिन इक्विपमेंट देगा वो, इक्विपमेंट कि उन्होंने रैंप अप कर दिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग। किसने? रशिया ने। ठीक, अभी जो बात आप सर कह रहे थे उसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करके अगले विषय पर जाती हूं कि युद्ध को शुरू करना तो बड़ा ही आसान है, युद्ध शुरू हुए हैं जो खत्म नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में भारत एक सबसे बड़ी मिसाल है जिसे ये पता है कि ऑपरेशन कैसे शुरू करना है, कब शुरू करना है और फिर उसमें पॉज बटन भी कब लगाना है और किस लिए लगाना है। इसलिए एंड गेम भारत का जो सबसे क्लियर है, इन हाल के सालों में जितने भी हमने युद्ध देखे, ऑपरेशन देखे, उसमें भारत एक मिसाल बनकर उभरा है।